सांख्य दर्शन में अब तक हमने देखा कि सांख्य दर्शन जो है वह 25 तत्वों को स्वीकार करता है। अ, इसमें जो मुख्य तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं वह 2 ही हैं, पुरुष और प्रकृति। और प्रकृति से जो है वह संपूर्ण विकृति का, संपूर्ण रचना का, संपूर्ण विकास का प्रारंभ होता है। पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से ये विकास जो है वह प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम जो आविर्भूत तत्व है वह महत या बुद्धि है। उसके बाद में जो तत्व जिस तत्व का प्रादुर्भाव होता है, जो तृतीय तत्व है, तीसरा तत्व है, वह है अहंकार। यह अहंकार जो है वह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रिय का प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है और 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा का और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का विकास होता है। अब हमने देखा कि राजस अहंकार जो है उससे किसी विकास के क्रम में तो किसी नए तत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता, परंतु वह सात्विक और तामस अहंकार को शक्ति अवश्य प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण जो है वह विकास प्रारंभ होता है। और इसी के द्वारा राजस अहंकार जो शक्ति देता है, उसी से सात्विक और तामस अहंकार जो है वह आगे बढ़ पाते हैं, अपने अपने जो विकास क्रम को है वह संचालित कर पाते हैं। इस प्रकार जो हमने देखा कि सांख्य का जो विकासवाद है उसमें 25 तत्वों का उल्लेख है, जिसमें पंच महाभूत जो हैं वह अंतिम तत्व हैं। सांख्य का विकासवाद निष्प्रयोजन अर्थात यंत्रवत नहीं है। विकासवाद के पीछे प्रयोजन जो है वह अंतर्भूत हमें दिखाई देता है। विकास का आधार जो है वह प्रकृति, वह अचेतन है। अचेतन प्रकृति है, उसका कोई प्रयोजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि अचेतन प्रकृति के प्रयोजन के लिए विकास होता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अचेतन का तो प्रयोजन हो नहीं सकता। ये तो तार्किक बात नहीं है, संगत बात नहीं है। तो सांख्य ने बताया है कि प्रयोजन सिर्फ चेतन वस्तु का ही नहीं होता, बल्कि अचेतन वस्तु का भी प्रयोजन होता है। तो सांख्य का विकासवाद जो है वह अचेतन प्रयोजनवाद का उदाहरण कहलाता है। इसके लिए वो कुछ उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। सांख्य दार्शनिक ये कहते हैं कि हम व्यावहारिक जीवन में भी ऐसे उदाहरणों को देखते हैं कि गाय के स्तन से जो बछड़े के लिए दूध निकलता है, वह बछड़े के पोषण के लिए गाय के स्तन से दूध प्रवाहित होता है, तो दूध अचेतन है, फिर भी बछड़े के लाभ के लिए प्रवाहित होता है। दूसरा उदाहरण हम ऐसे भी देखते हैं कि वृक्ष से फल फूल का निर्माण होता है, निर्मित होते हैं। वृक्ष अचेतन है, फिर भी मानवों को लाभ पहुंचाने के लिए फल फूल का आविर्भाव होता है। अब एक और उदाहरण लिया जा सकता है कि पृथ्वी से प्राप्त जल जो है वह अचेतन है, फिर भी वह जीवों को आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवाहित होता है। तो हमने देखा कि प्रकृति अचेतन है, परंतु फिर भी इसका प्रयोजन तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार अन्य अन्य उदाहरणों से हमने इस बात को स्पष्ट करने की चेष्टा की, इस विकासवाद को स्पष्ट करने की चेष्टा की। अब यह है कि जब हम व्यावहारिक जीवन में अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण पाते हैं, तो अचेतन प्रकृति को सप्रयोजन मानना हमें असंगत नहीं लगना चाहिए। अचेतन प्रकृति के विकास के द्वारा पुरुष के प्रयोजन को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। प्रकृति का विकास जो है पुरुषों को सुख और दुख का भोग कराने के लिए होता है। सचमुच विकासवाद का उद्देश्य जो है वह प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना नहीं होता, परंतु पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना होता है। इस प्रकार प्रकृति में व्याप्त जो प्रयोजन है वह बाह्य है, और पुरुष का जो प्रयोजन है वह मोक्ष को अपनाना कहलाता है। प्रकृति का प्रयोजन भी है, प्रकृति भी इस मोक्ष को ही अपनाना चाहती है, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं होता। प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिए कार्यान्वित रहती है।
इसलिए जितनी भी विकृतियाँ हैं वे सब पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में सहायक होती है। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि, अहंकार, मन आदि का प्रादुर्भाव पुरुष के लक्ष्य मोक्ष को अपनाने के लिए होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि पुरुष को मुक्त कराने का प्रयास करती है। जब तक समस्त पुरुषों को मोक्ष नहीं मिल जाता, विकास की क्रिया स्थगित नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि सांख्य का विकासवाद प्रयोजनात्मक है। सांख्य के विकासवाद की व्याख्या हो जाने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे और कुछ और जो नवीन विज्ञान में डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने जो उनका जो विकासवाद है वह सांख्य के विकासवाद से किस प्रकार भिन्नता रखता है, इस बातों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे।